नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स को लेकर के, और इनकम टैक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, जिसको लेकर के टोटल 7 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। आज की क्लास नंबर 8 रहेगी और आज की क्लास फाइनल क्लास रहेगी। जितने भी प्रोविजन है, जितने भी सेक्शन है, आज की क्लास के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग बात कैपिटल गेन की करते हैं तो कैपिटल गेन से जुड़ी हुई जो इससे पहले मैंने चैनल के ऊपर 7 क्लासेज अपलोड की है। 7वीं क्लास के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 55 को डिटेल में चर्चा किया था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर के अलग अलग चार्ट हमारे सामने थे। कुछ इस तरीके का सिनेरियो था। यहां पे हम लोगों ने अलग अलग चीजों पर डिस्कशन किया था। इंटेंजिबल एसेट की जो आप लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या लेके चलेंगे, सिक्योरिटीज के अंदर आप लोग क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेके चलेंगे, और अदर एसेट के अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी। इस मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करने के बाद आज का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रहेगा, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, दैट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द एडवांस फॉरफिटेड। ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है, आप लोग कोई डील करते हैं और डील करते वक्त जैसे किसी लैंड एंड बिल्डिंग का आप सभी ने डील किया और एक पर्सन ने एडवांस ले लिया, कोई भी पैसा एडवांस ले लिया, और बाद में जाके आगे जाके जो आपका डील है वो कैंसिल हो जाता है। उस केस में एग्जैक्टली आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, टैक्स का ट्रीटमेंट क्या करना है, दैट्स व्हाई जो हमारा आज का आर्टिकल रहेगा उसका टाइटल क्या रखा है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आज के आर्टिकल के टाइटल को ध्यान से देखिए। आज का टाइटल क्या है, हमें पढ़ना है आपका टैक्स ट्रीटमेंट, जो किसको लेकर के है, जो आपने एडवांस लिया है, दैट इज द फॉरफिटेड, जो आप लोग आगे जाके एक तरीके से भूल जाने वाले हो। आगे मैं बताऊंगा आपका जो फॉरफिटेड टैक्स का कैसे ट्रीटमेंट करना है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो थोड़ा सा बुनियादी तौर पे पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द एडवांस फॉरफिटेड। यहां पे असल में इसका क्या मतलब है, जब भी कोई भी व्यक्ति रिसीव करता है कोई भी एडवांस, ध्यान रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, एडवांस की बात कर रहे हैं, या फिर एडवांस की जगह आप लोग क्या कह सकते हैं, अर्नेस्ट मनी। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको बात हो कि आपको एडवांस मिला है, ठीक है, कैपिटल गेन के अंदर आपको क्या मिला है, एडवांस मिला है, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं आपका क्या है, दिस इज द अर्नेस्ट मनी। क्लियर है, तो ये आपका थोड़ा ध्यान देना है। आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, पहला क्या है एडवांस और दूसरा क्या है आपका अर्नेस्ट मनी। तो कोई भी व्यक्ति अगर रिसीव करता है एडवांस या अर्नेस्ट मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द परपोज, ध्यान दीजिए उसने एक परपोज्ड किया है, क्या, ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट की, वो क्या ट्रांसफरेगा, एक कैपिटल एसेट को ट्रांसफरेगा टू द डील इज लेटर कैंसिल, बाद में जाके डील क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, या फिर डू नॉट मैटीरियलाइज, या तो डील कैंसिल होगी या तो मैटीरियलाइज नहीं होगी, द एडवांस में बी फॉरफिटेड। उस केस में जो आपको एडवांस मिला है वो क्या करना पड़ेगा, फॉरफिटेड करना पड़ेगा। क्लियर, तो ऐसा हो जाता है। डील लिया, जैसे आप लोग टोकन की तरह बात समझ सकते हैं। अगर आपने एक डील किया और टोकन का अमाउंट आपने दे दिया है, और अगर आप लोग बाद में जाके डील को कैंसिल करते हैं तो टोकन का अमाउंट आपको वापस नहीं मिलता है, आपको उस पैसे को भूल जाना होता है, नियम ये कहता है। तो इसी तरीके से यहां पे आपका क्या लिखा हुआ है, एडवांस फॉरफिटेड के केस में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जब रिसीव करता है कोई भी एडवांस या अर्नेस्ट मनी को इन रिस्पेक्ट ऑफ द परपोज ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, ध्यान रखिएगा किसका प्रपोजल है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट का है, और आगे जाके आपका डील या तो कैंसिल होता है या तो मैटीरियलाइज नहीं होता है, उस केस में आपका एडवांस क्या हो जाता है, फॉरफिटेड हो जाता है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इनकम टैक्स एक्ट आपको प्रोवाइड करता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर इट्स टैक्स ट्रीटमेंट। माने कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है जो आपको यहां पे पढ़ने पड़ेंगे, जिनको अंडरस्टैंड करिएगा। आप लोग सेक्शन पढ़ेंगे, प्रोविजंस पढ़ेंगे, और उसके बाद जब आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ना, तो 101% आप लोग इसको इजीली टैकल कर पाएंगे। तो आज का सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जो आप लोग अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे, और ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपका कैपिटल गेन का पूरा चैप्टर हो जाएगा। और कैपिटल गेन को कंप्लीट करने के बाद मैं लास्ट में जाके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, 10 ईयर कराऊंगा,
बताऊंगा। तो आगे जाके आई थिंक 2 क्लासेज और हम लोग लेके आएंगे जहां पे हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं न्यूमेरिकल पार्ट को भी। लेकिन जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है आज आखिरी क्लास इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो सिनेरियो आपको समझ में आया। अब थोड़ा आगे चलते, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 तरीके के नियम है। 2 तरीके के नियम क्या है? पहला है अर्लियर रूल, याद रखिएगा कब की बात हो रही है? अर्लियर रूल की बात हो रही है। आप डेट ध्यान रखिएगा, यहां पे हम लोग 1/4/2014 से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो करंट रूल है वो ये कहता है अगर आपका डेट 1/4/2014 के बाद का है, ओन भी आप लोग ले सकते हैं, याद रखिएगा, या फिर ओन भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, आफ्टर भी कह सकते हैं। तो एक आपका टाइम पीरियड क्या बन रहा है? एक टाइम पीरियड आपका बन रहा है 1/4, ध्यान रखिएगा, 1/4/2014 का टाइम पीरियड बन रहा है। और दूसरा क्या बन रहा है आपका? आफ्टर के बाद एक टाइम पीरियड आपका बन रहा है बिफोर वाला, क्लियर है, 2014 से पहले वाला। तो आपको थोड़ा दोनों में फोकस करके चलना है, ठीक है। तो जो अर्लियर रूल आएगा उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लोग 2014 की बात करें, 14-15 आपका लगा है, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? 2014-15 हो जाएगा। और अगर आप लोग इस सिनेरियो में बात करते हैं, अगर आप लोग असेसमेंट ईयर लेके चलते हैं तो आपका असेसमेंट ईयर क्या लगेगा? 15-16 लगेगा, क्लियर। तो ये सारा डेटा आपको थोड़ा ध्यान में देना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बिफोर असेसमेंट ईयर 2015-16। समझ में आया 2015-16 क्यों रखा गया है? यहाँ पे क्या कहता है, सिंपल सा रूल है। हम लोग यहां पे पढ़ते हैं सेक्शन 51 को, जो आपका सेक्शन 51 लगता है। माने ये वाला सिनेरियो अगर आपके सामने आएगा तो हम किसको फॉलो करेंगे? सेक्शन 51 को फॉलो करेंगे, सेक्शन 51 को फॉलो करना है। सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप ये सिनेरियो लेके चलते हैं तो यहां पे आप लोग बात करते हैं एक डिफरेंट सेक्शन की, यानी कि यहां पे भी आपको एक सेक्शन पढ़ना होता है, दैट इज अ सेक्शन 56 to 9, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे? आपका सेक्शन 56 का जो 2 के अंदर आपको क्या पढ़ना है? 9 पढ़ना है, क्लियर है। ये सेक्शन आपको ध्यान रखना है। सेक्शन के नाम आपको पता होने चाहिए, सेक्शन के प्रोविजन अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्लियर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है, काफी इंपॉर्टेंट डेट है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एडवांस की बात कर रहे हैं। ये जो एडवांस आपको मिला है किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बदले, या फिर आपका जो डील हुआ था, वो एडवांस या तो 1/4/2014 से पहले का होगा या तो 1/4/2014 के बाद का होगा। अगर आपका 1/4/2014 से पहले का है तो आप लोग लगाएंगे सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग टैक्स ट्रीटमेंट। अगर 1/4/2014 को या उसके बाद का टाइम पीरियड है तो उस केस में आप लोग लगाएंगे 56(2)(9) का प्रोविजन, क्लियर है। तो छोटी सी बात आपको समझ में आई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब कहता क्या है सेक्शन 51, ध्यान रखिएगा। 2014 से पहले का अगर ऐसा सीन है तो ध्यान रखिएगा, एडवांस फॉरफिटेड होगा, वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो आपका ये एडवांस फॉरफिटेड है इसको कहां से रिड्यूस किया जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से क्या किया जाएगा? रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। जो एसेट का आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उससे क्या रिड्यूस कर दिया जाएगा? एडवांस फॉरफिटेड को रिड्यूस कर दिया जाएगा। और ध्यान रखिए, इट वाज टैक्सेबल ओनली व्हेन द एसेट वाज एक्चुअली ट्रांसफर। और कब टैक्सेबल होगा? जब आपका एक्चुअल में जो आपका एसेट है वो क्या होता है? ट्रांसफर होता है, क्लियर। तो बहुत बेसिक सा प्रोविजन आपको याद हो गया होगा। अब यहां पे देखिए, करंट रूल एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर 2015-16 एंड द ओनवर्ड। अभी अगर आपको टैक्स ट्रीटमेंट देखना है तो आप ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग ये वाला रूल लगाएंगे। ये अर्लियर रूल था, ये पहले चलता था। अभी क्या चलता है? अभी आपका ये वाला रूल चलता है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। एनी एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड, अगर आपको कोई भी पैसा एडवांस मिलता है और वो फॉरफिटेड हो जाता है इन द कोर्स ऑफ द नेगोशिएशन। किसके कोर्स की बात हो रही है? नेगोशिएशन। और ये नेगोशिएशन किससे जुड़ा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट, याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज टैक्सेबल। इसको टैक्सेबल करना है आपको अंडर द हेड इनकम अदर सोर्सेज, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग IFOS, आप लोग क्या कहेंगे? IFOS का मतलब क्या होता है? आप लोग I का मतलब क्या होता है? आपका इनकम, F का मतलब क्या होता है? फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आप लोग कहां पे टैक्सेबल करेंगे इसको? इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल करेंगे इन द ईयर ऑफ द फोर फीचर इटसेल्फ। याद रखिएगा, जिस साल फोर फीचर हुआ है उसी साल आपको क्या करना पड़ेगा? ये टैक्सेबल करना पड़ेगा। इट इज नो लॉन्गर रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये क्या नहीं है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से इसको रिड्यूस नहीं करना है, क्लियर। तो 2 डेट आपको समझ में आई। अर्लियर जो टाइम, अर्लियर रूल क्या कहता है? अर्लियर रूल सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग काम करता है। अभी का जो सिनेरियो है वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है? 56(2)(9) के अकॉर्डिंग काम करता है। यहां पे अभी 2015 और 16 के बाद उसके ऑनवर्ड आप क्या लगाते हैं? करंट रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। सिंपल सा लोचा है।
समझ में आ गया होगा। सिंपल सा बुनियादी तौर पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कुछ ऐसा आपको डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा याद कर लीजिए जहां पे आपका यूज होगा। सेक्शन 51 का यूज हो गया या इस सेक्शन का यूज होगा। कई बार ऐसे सवाल डाल देता है, बड़े सवाल के अंदर ऐसी चीजें डाल देता है, तो वहां पे जाके बच्चों को प्रॉब्लम होती है। दैट्स व्हाई मेरा फर्स्ट मोटिव क्या है, यही है कि मैं सारी चीजें आपको कवर करा दूं, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कई बार पूछ लेता है, तो आपको इसको सीरियसली लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा रेलिवेंट सेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिए 56 दोनों आप लोग पढ़ेंगे। एडवांस फॉरफिटेड है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा एज ए इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। अगर आप लोग अमेंडमेंट की बात करते हैं, 51 की बात करते हैं, 51 क्या कहता है, नाउ अप्लाइज ओनली टू द सिचुएशन वेयर द एडवांस वाज रिसीव्ड बिफोर द 1 अप्रैल 2014। ये कब लगेगा, ये अगर आपका एडवांस कब से पहले का है, 2014 से पहले का है। पिछली स्लाइड के अंदर मैंने यहाँ पे ये बात कवर कर दी है। क्लियर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टैक्सेबिलिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। क्या बताया, हेड ऑफ इनकम किसके अंदर जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपका ये टैक्सेबल होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। ईयर ऑफ फॉरफीचर, जिस साल आपका फॉरफीचर हुआ है, पोस्टपोन्ड नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन्डेड नहीं होगा, उस केस में ये आपका टैक्सेबल होगा। और मैंने बताया था एंटायर एडवांस फॉरफिटेड क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। पूरा का पूरा अमाउंट क्या रहेगा, आप लोग मान के चले पूरा का पूरा अमाउंट आपका क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। क्लियर है, और ये जो एप्लीकेबल है, ये जो रूल है एप्लीकेबल है ऑल एसएससीज के लिए। ऑल एसएससी आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी एसएससी हो सबके लिए आपका एप्लीकेबल रहेगा। ये वाली जो बातें हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अपने जहन में रखना है, अपने दिमाग में रखना। ठीक है, तो आपको अभी आपको क्या समझ में आया, बेसिक सी चीज थी सर। हम बात कर रहे हैं टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द एडवांस फॉरफिटेड। जो टैक्स में आपको एडवांस मिला, वो बाद में जाके डील के अकॉर्डिंग डील कैंसिल हुआ, तो वो आपको भूलना पड़ेगा। लेकिन जो पैसा आया है वो कैपिटल गेन की तरह ही तो ट्रीट करेंगे। उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, आज का एजेंडा ये है। और यहां पर दो इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। स्टार मार्क करके इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ द फॉरफिटेड, और यहां पे क्या है, टैक्स ट्रीटमेंट दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है, हेड ऑफ इनकम दिया हुआ है। मैं कहूंगा एक्सट्रैक्ट है, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, वो यही पढ़ा है। अगर आप लोग इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, यही है। अगर आपका जो फॉरफिटेड एडवांस है वो 1/4/2014 से पहले का है, या ऑन या आफ्टर 1/4/2014 के बाद का है, ये अगर आप लोग ध्यान देंगे, यहां पे क्या लगाओगे आप लोग, सेक्शन 51 लगाओगे। यहां पे क्या है, एडवांस फॉरफिटेड को रिड्यूस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट के अंदर से। और अगर आपका आफ्टर और ऑन तो 1/4/2014 की बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, एडवांस फॉरफिटेड टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ द फॉरफीचर इटसेल्फ एंड सेक्शन 56(2) और 9 की आप लोग यहां पे बात करेंगे। हेड ऑफ इनकम की अगर आप लोग बात करते हैं तो क्या है, यहां पे आप लोग याद रखिएगा कैपिटल गेन व्हेन द एसेट सोल्ड। यहां पे आप लोग क्या होगा, कैपिटल गेन होगा जब एसेट सोल्ड हो जाता है। और अगर आप लोग 2014 या 14 की डेट की बात करते हैं, तो ये किसके अंडर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंदर आपका क्या रहेगा, ये टैक्सेबल रहेगा। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं चीजें ज्यादा आपको चक्कर में ना घेरूं। इससे पहले वाली जो मैंने टोटल कितनी क्लासेस अपलोड की हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टोटल क्लासेस की अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है ना, टोटल क्लासेस कितनी है, 7 क्लासेस अपलोड की हैं। ये आपको 100% प्रिपेयर करनी है, यहां पे कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। क्लास 8 इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको आप लोग मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कंपलसरी होता है ना, एक आपका इजी होता है, हार्ड होता है, मोड बीच का जो सिचुएशन है, इसको आपको थोड़ा केवल एक गो थ्रो करना है और कुछ कुछ बेसिक बातों को याद करना है। इसके बाद जो आई थिंक क्लास नंबर 9 में कोशिश करूंगा 2 क्लास अपलोड करने की, अगर समय रहा तो 9 और 10 क्लास के अंदर हम लोग सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं। स्टार मार्क कर लीजिए, 100% मैं गारंटी देता हूं सवाल इन दोनों क्लासेस के अंदर से ही आएगा। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने सारी क्लासेस को अटेंड कर लिया होगा, पहले के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। क्लियर, तो ये आपको समझ में आया, इसको स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बेटर वे में समझ में आए। कोई भी मिस्टर ए है जिसको रिसीव हुआ है एडवांस 5 लाख रुपए का, कब, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर। तो ये कौन सा केस हुआ, ये आपका आफ्टर वाला केस हुआ, आफ्टर 1/4/2014 वाला केस हुआ। और यहां पे आप लोग क्या लगाते हैं, आप लोग लगाते हैं आपका सेक्शन 56 या 52 था,
आई थिंक आपका 56 था ना सेक्शन, थोड़ा ध्यान रखिएगा कौन सा 56 दोनों था, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग 56 2 और इसका कितना लगेगा 9 वाला आपका सेक्शन लग जाएगा, ठीक है। फॉर द सेल ऑफ द प्लॉट, डील कैंसिल हो जाती है, अमाउंट फॉरफिटेड हो जाती है, इस केस में क्या कहेंगे, अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो आपकी इनकम है किस हेड के अंदर जाएगी, ये जाएगी IFOS माने इनकम अंडर द अदर सोर्सेज के अंदर जाएगी, और किस साल में जाएगी 25-26, क्योंकि 24-25 की बात हुई है तो यहां पे आपका असेसमेंट ईयर क्या लगेगा, असेसमेंट ईयर आपका 25-26 लगेगा, क्लियर, ये थोड़ा ध्यान में देना है। और इट इज नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट, ये हमने बताया था, ये पहले एडजस्ट होता था, ठीक है, वो आप लोग रिड्यूस कर देते थे, यहां पे ये अमाउंट एडजस्टेड नहीं होगा। ये एग्जांपल था जब आपका आफ्टर असेसमेंट ईयर 2015-16 की बात की। अगर आप लोग एक और एग्जांपल ले, छोटा सा एग्जांपल है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं बिफोर 1/4/2014, यहां पे आप लोग क्या अप्लाई करेंगे, आप लोग सेक्शन 51 अप्लाई करेंगे, और यहां पे एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलता है। मिस्टर बी है जिसको एडवांस रिसीव हुआ है 3 लाख रुपए का 2013-14 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बाद में जाके डील फेल हो जाती है, ही सेल द एसेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 में बेच देता है। तो याद रखिएगा आप लोग क्या लगाएंगे, ओल्ड सेक्शन 51 लगाएंगे, जहां पे क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी रिड्यूस्ड बाय द 3 लाख, ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, नॉट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ द फॉरफीचर। ये कौन कहता है, ये आपका सेक्शन 51 कहता है, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी सिचुएशन आपको सवाल के अंदर देखने को मिल सकती है। मे बी अगर आपको डिफिकल्टी नहीं चाहिए, कोई हेडक नहीं चाहिए, तो आज की क्लास को 1-2 बार करके समझ लीजिएगा। हालांकि मेरे हिसाब से एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, इतना कोई लफड़ा यहाँ पे है नहीं, क्लियर है। यहाँ पे आके ये वाला आर्टिकल आपका माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे भाइयों और बहनों, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा है टैक्स ट्रीटमेंट, किसका, एडवांस फॉरफिटेड का। 2 सेक्शन निकल के आए हैं, याद रखिएगा। एक आपका क्या निकल के आया है, सेक्शन 51 निकल के आया है, जो पुराना था, जो कब की बात हो रही है, 2014 से पहले की बात हो रही है। एक आपका सेक्शन क्या है, आपका सेक्शन 56 है, देख लेना 52 है कि 56 है, ठीक है। 56 2 और यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 9 पढ़ने वाले हैं, क्लियर। ये दोनों सेक्शन आपको याद रखने, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, यहाँ पे आप लोग जो आपका अमाउंट फॉरफिटेड है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, कहां से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, इसको आपको याद रखना है। और यहां पे आप जिस हेड के अंदर इसको आप लोग टैक्सेबल करते हैं, किसके अंदर टैक्सेबल करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल करते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है हमें, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। क्या है आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कोई ज्यादा हैवी टास्क नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आप लोग सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इट इज द गवर्नमेंट्स वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट की वैल्यूएशन है, किसको लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में SDV बोलेंगे। फॉर द स्टाम्प ड्यूटी, किसके लिए है, ये स्टाम्प ड्यूटी के लिए है, विच मे बी हायर, ये क्या हो सकता है, हायर हो सकता है देन द एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू। याद रखिएगा ये आपका जो वैल्यू है ये हायर हो सकता है किससे, एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू से। तो जब भी आपसे पूछे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू SDV क्या होता है, इट इज द गवर्नमेंट्स वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द स्टाम्प ड्यूटी विच मे बी द हायर देन द एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्लियर है। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से रिलेटेड कई बार आपको सवाल प्रैक्टिकल के अंदर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लॉ की दृष्टि से बात करते हैं ना, तो यहां पे आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन देखने को मिलेगी। क्या कहती है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज द वैल्यू अडॉप्टेड, असेस्ड और द असेसिएबल बाय द स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, SVA आप लोग बोलते हो। इसका मतलब क्या होता है, स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिएगा कौन सी गवर्नमेंट की बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। फॉर द पर्पज ऑफ द पेमेंट ऑफ द स्टाम्प ड्यूटी, किसके पर्पज से, स्टाम्प ड्यूटी के पर्पज से। ऑन ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसकी बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। मैं आपको रिकमेंड करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज ये वाली डेफिनेशन ना करके आप लोग ये वाली डेफिनेशन, इजी वर्ड वाली डेफिनेशन करिएगा। जो आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो क्या है, वो आपका एक गवर्नमेंट वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी को लेकर के, किसके लिए, स्टाम्प ड्यूटी के लिए, विच में बी हायर देन द एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू। सिंपल सा लफड़ा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क यहां से पूछा नहीं जाता है। कई बार आपका थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अगर आपने एग्जाम्पशन वाला पोर्शन कर लिया है ना, तो थ्योरी की साइड से आपको फ्री रहना है, क्योंकि वहीं से सवाल आएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप लोग देखेंगे अलग अलग सेक्शन है जो आपको पढ़ने हैं। अगर आप लोग इसका टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बात करते हैं, सेक्शन 50C कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ है,
इसी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के अंदर सेक्शन 43 बिजनेस इनकम से जुड़ा हुआ है और आपका 56(2)(10 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जुड़ा हुआ है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 56(2)(9 तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, वो किससे जुड़ा हुआ था? वो आपके जो एडवांस फॉरफिटेड था उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ 56C क्या कहता है? इफ द प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग या फिर दोनों इट सोल्ड फॉर द कंसीडरेशन लेस देन द एसडीवी, अगर आप लोग अपनी बिल्डिंग को एसडीवी से कम प्राइस में बेच देते हैं देन एसडीवी इज डीम्ड एज ए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, तो उस टाइम पे आपका एसडीवी ही क्या माना जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माना जाएगा फॉर कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन। सिंपल सा लफड़ा है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपने आपकी जो कंसीडरेशन है यानी कि आपकी जो सेल्स कंसीडरेशन है, याद रखिएगा किसकी बात हो रही है? सेल्स कंसीडरेशन की बात हो रही है। आपकी जो सेल्स कंसीडरेशन है अगर वो कम है यानी कि इज लेस देन, आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे ये क्या है आपका? लेस देन। किससे लेस देन है? आपका एसडीवी से, यानी कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कम है। तो यहां पे आप लोग किसको कंसीडर करके चलेंगे? आपने दे दिया उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग बात करेंगे एसडीवी वैल्यू को कंसीडरेशन में लेके चलेंगे। ये बात यहां पे लिखी हुई है कैपिटल गेन के अंदर और ये कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ प्रोविजन है, सेक्शन है। ठीक है, अगर आप लोग आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? बिजनेस इनकम की बात करते हैं। इफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज हेल्ड फॉर द स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड के लिए कौन रखते हैं? माने जिनका काम बिल्डिंग के अंदर डील करने का, रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, ये क्या करते हैं? प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इनके लिए ये क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। उस केस में याद रखिएगा एंड सोल्ड बिलो द एसडीवी, यहां पे भी अगर आप लोग प्रॉपर्टी को जो आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कम में बेचते हैं, एसडीवी को आप लोग कंसीडर करेंगे एज ए सेल्स वैल्यू। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में देना। दोनों केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन फॉर द कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, एसडीवी को क्या माना जाएगा? डीम्ड माना जाएगा। क्लियर? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और सबसे लास्ट सेक्शन आसान सा है, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? इफ पर्सन बाई इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसीडरेशन लेस देन द एसडीवी, अगर कोई भी पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदता है, उसकी कंसीडरेशन लेस देन एसडीवी है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है, एंड द डिफरेंस एक्सीड ए प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, यहां पे एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है। कितनी लिमिट है मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। और जो डिफरेंस है, वो अंतर है, वो क्या किसको क्रॉस कर देता है? प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को क्रॉस कर देता है। देन डिफरेंस की अगर आप लोग बात करते हैं, इज टैक्सेबल एज ए इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, इसको किसमें टैक्सेबल कर लिया जाएगा? इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट की अगर मैं बात करता हूं, इसको कहते हैं टॉलरेंस लिमिट और इसको आप लोग कहते हैं सेफ हार्बर रूल। ये क्या कहता है? टू रिड्यूस द हार्डशिप द लॉ अलो ए सेफ मार्जिन, क्या कहता है? हार्डशिप को रिड्यूस करने के लिए लॉ ने एक सेफ मार्जिन बनाया हुआ है। ये क्या कहता है? इफ एसडीवी डू नॉट एक्सीड 110%, अगर आपका एसडीवी है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है, 110% से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है। पहले ये 105% होता था, अभी कितना है? 110% है। ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन, किसकी बात हो रही है? एक्चुअल कंसीडरेशन की। एक्चुअल कंसीडरेशन जब उस केस में क्या होगा? एक्चुअल कंसीडरेशन इज एक्सेप्टेड, यानी कि हम क्या करेंगे? एक्चुअल कंसीडरेशन को ही एक्सेप्ट करके चलेंगे। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 110% रूल अप्लाई होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना। पहले कितना होता था? 105% होता था। बस सिंपल सा लफड़ा। ठीक है, ऑप्शन 2 रेफर वैल्यूएशन ऑफिसर। ठीक है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको आप लोग एक बार रीड मार लीजिएगा इसको। ये छोटा सा आई थिंक 3 या 4 पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कई बार क्या होता है, पूछ लेता है। ठीक है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं रहने वाला है। ठीक है, ये जो क्लास है ये काफी आसान सी क्लास है, केवल रीड करने वाली क्लास है, केवल एक बार गो थ्रो करने वाली क्लास है। कोई इतना डिटेल में जाके आपको लफड़ा नहीं करना, कोई इतना ज्यादा यहाँ पे आपको हेडेक देखने को नहीं मिलेगी। सवाल बिल्कुल सिंपल सा आएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। हम किसी भी तरीके से रिस्क नहीं ले सकते। मैं नहीं चाहता कि इनकम टैक्स के अंदर किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज रह जाए जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाए। रेदर देन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर या फिर आप लोग देखेंगे आपके प्रोफेसर भी इस वाले पार्ट को एक तरीके से स्किप कर देते हैं, पर मैंने आपको करा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी भी जितने भी लोग मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। जब तक के लिए कीप लर्निंग।